हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में देखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को जानने के बाद हम उस एग्जाम्पल को ले जाने कि उस एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला वाले एग्जाम्पल को कैसे डिकोड करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। और उसके अंदर ही एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला है क्या? एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? तो मोलिकुलर फार्मूला तो हमें मालूम है कि मोलिकुलर फार्मूला में हम क्या लिखते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला की पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स में फिर एटम्स भी आ जाएंगे, जो भी होगा वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। इन अ कंपाउंड, मतलब कि कोई कंपाउंड है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सिंपल होल नंबर में, मतलब कि सिंपल रेशियो होगा, ठीक है। सिंपल रेशियो मतलब कि जनरली बोल सकते हैं हम यहाँ पे सिंपल रेशियो विच इज 1 2 3, ठीक है, वो क्या है? सिंपल रेशियो है, ठीक है। और मोलिकुलर फार्मूला क्या है? व्हाट इज मोलिकुलर फार्मूला? मोलिकुलर फार्मूला किसे बोल सकते हैं हम? इट इज द फार्मूला which represents the exact number of elements in a compound, मतलब कि कोई कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर के जितने भी एलिमेंट होंगे उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम बोल सकते हैं ये मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। क्लियर इतना? ओके, ये डेफिनेशन है। चलो इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन तो हो गई, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम कि मोलिकुलर फार्मूला, कोई एक मोलिकुलर फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि ब्यूटेन C4H10, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, आल्केन इसलिए ब्यूटेन, ठीक है। चैप्टर नंबर अराउंड 5 में, 5 या 4 में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में। तो ये ब्यूटेन है जिसके अंदर यहाँ पे जो 4 दिखा रहा है कार्बन का और 10 दिखा रहा है हाइड्रोजन का, वो क्या दिखा रहा है कि ये ब्यूटेन जो है उसके अंदर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये तो हो गया मोलिकुलर फार्मूला। इसका अगर हमें रेशियो लिखना हो तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या लिख सकते हैं? यहां पे ये निकाल दो, चलेगा। 4:10, ठीक है, 4:10। अगर हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना हो, एम्पिरिकल फार्मूला, तो इस नंबर को हमें, एग्जैक्ट नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल रेशियो बनाना पड़ेगा। अब सिंपल रेशियो कैसे बनाएंगे? तो इसे सिंपल रेशियो बनाने के लिए इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा वो सभी नंबर निकाल दो। मतलब कि यहाँ पे देखो आप 4 है, ये 10 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2 × 2 2 × 5, ठीक है। 2 × 2 है, 2 × 5 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ पे देखिए आप, एक 2 है और एक 2 है, कॉमन निकल जाएगा। तो 2 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 2/5 बचेगा, ठीक है। तो 2/5 जो है वो अभी क्या हो गया? सिंपल रेशियो हो गया, क्योंकि ये भी ज्यादा अब डिवाइड नहीं होगा, ये भी ज्यादा डिवाइड नहीं होगा। तो 2/5 जो है, यहाँ पे 2 किसके है? कार्बन के, और 5 किसके? हाइड्रोजन के। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा?
C2H5। ठीक है, तो ये जो है वो इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। ओके, क्लियर, समझ में आया? चलो एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं। यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल मोलिकुलर फॉर्मूला वाला एसिटिक एसिड का, CH3COOH। ओके, विनेगर बोलते हैं इसको। ठीक है, CH3COOH में कितने एलिमेंट्स है? तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इनका रेशियो देखिए, रेशियो क्या है इनका एग्जैक्ट नंबर का। तो कार्बन कितने हैं? 1 और 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 4, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। मतलब कि मोलिकुलर फॉर्मूला में ये रेशियो आपको दिखाई देगा 2 ठीक है, अब इसको सिंपल रेशियो बनाना है, तो सिंपल रेशियो कैसे बनाएंगे? सिंपल रेशियो कैसे बनाएंगे मैंने आगे बताया। सभी जो भी कॉमन निकलेगा वो निकाल दो। यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 2 तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कार्बन का 1 है, C1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, मतलब कि C1H2O1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो अभी यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए कि हमने ब्यूटेन के बारे में देखा कि ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था? C4H10 और ब्यूटेन का इंपेरिकल फॉर्मूला था C2H5। अब यहाँ पे C4H10 और C2H5 का आप डिफरेंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमें इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला तक जाने के लिए कोई × n नंबर करना पड़ेगा, तभी हम जा सकते हैं। कैसे? कोई n नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, वो कौन सा n नंबर था? वो वही n नंबर था जो हमने यहाँ से निकाल लिया, यानी कि 2। ठीक है, अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला को 2 × C2H5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? C4H10 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे करो, 2 × 2 4, 2 × 5 10। देखो ये मिल गया। क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में जो रिलेशन है वो क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n, वेरेज n इज इक्वल टू 1 2 3 जो भी हो सकता है एक्सेट्रा। ओके, वैसे ही जैसे इस फॉर्मूला का रिलेशन है, वैसे ही अगर हम इसका मास निकालेंगे इसका, ठीक है, C4H10 का आप मास निकालो, इसका मोलर मास आप निकालो तो क्या होगा? यहाँ पे निकाल देते हैं। C4H10 का मोलिकुलर मास 12 × 4 विच इज प्लस 1 × 10 48 प्लस 10 विच इज 58। ओके, अब इसका निकालो C2H5 इंपेरिकल फॉर्मूला है, उसका इंपेरिकल मास निकालो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोलर मास है तो mm बोलेंगे और यहाँ पे इंपेरिकल मास है तो em बोलेंगे। इसका क्या होगा? 12 × 2। अब 12 कहाँ से आया, 2 कहाँ से है, वो आपको आना चाहिए इतना। ये कार्बन का एक का 12 है, यहाँ पे 2 है तो 12 × 2 प्लस 1 × 5 24 प्लस 5 विच इज 29। देखो यहाँ पे जो रिलेशन था, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये मिलेगा, तो यहाँ पे भी रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई 2 वाला ही है, देख लो आप, है ना। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू इंपेरिकल मास इंटू n विच इज n 1 2 3 जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो रिलेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज by using this equation we can find empirical formula as well as molecular formula and molecular mass as well as empirical mass। ठीक है, तब तो ये इन चीजों की जरूरत क्या पड़ेगी, इन चीजों की जरूरत क्या पड़ेगी, इंपेरिकल फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत क्या पड़ेगी, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी यहां पे हमने जो दो रिलेशन देखे हैं वो यहां पे हम लिख लेते हैं तो अच्छा होगा। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम देखने वाले हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो जो रिलेशन हमने देखा वही यहां पे लिख रहा हूं मैं, मोलेक्युलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन, ये एक देखा। दूसरा क्या देखा, मोलर मास इज इक्वल टू इंपेरिकल मास इंटू एन, वेर एज एन इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा। ओके, ये चीज हमने देखी। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन यानी कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हम उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो उनका परसेंटेज। जैसे एक एग्जांपल ले लो, H2O। ठीक है, H2O, तो यहां पे दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। दो एलिमेंट है, ये कंपाउंड है H2O यानी कि वाटर। यहां पे दो एलिमेंट है H और एक ऑक्सीजन। ओके, तो यहां पे हमें अगर पूछा जाए, इफ वी नीड टू फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये चीज हमें फाइंड करनी हो तो कैसे करोगे? तो ये जो परसेंटेज हम फाइंड करने वाले वो बाय मास फाइंड करने वाले, मतलब कि इस कंपाउंड के अंदर कितना मास होगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कितने मोल होंगे। इस H2O को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं? तो यहां पे देखिए, या फिर हम मोल बोल सकते हैं या फिर वन मोलिक्यूल बोल सकते हैं। यहां पे मोल वाली चीज ज्यादा यूज होती है, तो हम यहां पे बोलेंगे हाइड्रोजन के मोल कितने हैं और ऑक्सीजन के मोल कितने हैं। तो चलो यहां पे देखो, एक ही मोल है H2O, 1 मोल वाटर है, तो 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? तो आप देखोगे तो यहां पे कितने हैं, 2 मोल हाइड्रोजन है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन एक ही है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन। तो हमने ये डिकोड कर लिया कि यहां पे 2 मोल्स हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है। मोल में ही आप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इतना क्लियर हो गया, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करोगे? परसेंटेज हाइड्रोजन अब किस में फाइंड करना है? तो H2O में। तो अब मैं इक्वेशन नहीं डालूंगा, इक्वेशन आपको मालूम है। तो यहां पे हमें डालना होगा गिवन मास। ठीक है, गिवन मास बोल दो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू मोलर मास बोल दो, वो भी रहेगा। नीचे क्या डालना है? तो जैसे ही हम परसेंटेज निकालते हैं अपने रिजल्ट के अंदर, परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आपके टोटल सब्जेक्ट 700 हैं, उसमें से आपको आए 650 आए, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? इनटू 100 कर दोगे। 700 टोटल है, उसमें से 650 आपके आए, मतलब कि आपने ऑब्टेन किए, और इनटू 100 मतलब कि परसेंटेज निकालना है वैसे। तो ये चीज जो है वो वैसे ही यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंपाउंड जो है उसका मोलर मास कितना है वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल H2O है, तो 1 मोल H2O का होता है 18। ठीक है, अब कैसे आया वो नहीं बताऊंगा। इसका 16 है प्लस 2 तो 18। हाइड्रोजन का कितनी मोल है? 2 मोल्स है, 2 मोल्स है, 2 मोल्स है ना। 2 मोल्स का गिवन मास, मतलब कि गिवन मास फाइंड करना हो तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अभी मोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, गिवन मास हमें फाइंड करना है, तो मोलर मास को यहाँ पे ले जाओ। मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। ठीक है, अब गिवन मास यहाँ पे रखना है, लेकिन हमें फाइंड करना है मोलर मास क्या है हाइड्रोजन का 1, मोल्स कितने हैं 2, गिवन मास कितना हुआ 2, तो यहाँ पे 2 ग्राम रख दो, ग्राम में ही होगा मोलर मास। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब सीधा मैं करूंगा, ये एक बार बता दिया, सीधा ही मल्टीप्लाई करूंगा, जितने नंबर है उससे मोलर मास को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 करेंगे। ठीक है,
तो आगे आप निकालोगे परसेंटेज, तो इसके परसेंटेज आएंगे अराउंड 100/9 विच इज 11.1। क्या आएगा इसका? 11.1%। ठीक है। वैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालें हो तो सीधे आप, ऑक्सीजन तो एक ही है तो क्या हो जाएगा 16/18/100 करो, क्योंकि दो ही है तो यहाँ पे 100% माइनस 11.1% करोगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे करोगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16/18 इंटू 100 विच इज 88.8%। ओके, क्लियर? समझ में आया कैसे किया? एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया तो नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया कि H2O के मोल कैसे निकाले। ठीक है, और एक दूसरा हम देखते हैं C2H5OH। अब मैं सीधे ही करता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने, तो कार्बन कितने हैं? 2 है। एक कार्बन का वेट कितना है? 12, तो 12 इंटू 2 24। C2H5OH का टोटल मास कितना होगा? तो यहाँ पे आप डाल दो 24 है इसके, प्लस 5 प्लस 16, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है तो 6 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो इसके नीचे डालोगे 46 इंटू 100। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने हैं? 5 और एक 6, 6 इंटू 1 6 ही होंगे, 46 इंटू 100। लास्ट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ओनली 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट, दैट मीन्स 16/46 इंटू 100। ठीक है, अब सीधे आप करोगे तो क्या मिलेगा? 24/46 इंटू 100 इज इक्वल टू 52.17%। ठीक है, इसका क्या होगा? 6/46 इंटू 100 विच इज 13.04%। ठीक है, क्लियर? अब अगर ये ऐसे नहीं करोगे तो इन दोनों का टोटल 100% से माइनस कर दोगे तो भी मिल जाएगा, वही है, सेम ही है। 16/46 इंटू 100 इज इक्वल टू 34.78%। अब सबका ये टोटल आप करोगे ना तो 100% आना चाहिए। ठीक है, 13.04 प्लस 52.17 विच इज 100%। ओके, तो ये बराबर है। क्लियर? अब एक चीज आप बताओ, ये तो हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसी चीज दी गई हो कि एन अननोन कंपाउंड विच हैज कार्बन 52.17%, हाइड्रोजन 13.04% and oxygen is 34.78%. Find its molecular formula. It has molecular mass of 46 ग्राम पर मोल। चलो, ये ऐसी चीज अगर हमें दी जाए, पहले हमें ऐसा दिया हो तो हम परसेंटेज तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा करके, मतलब कि परसेंटेज दिए हो और बोल दिया गया हो कि इसका जो मोलर मास है वो क्या है? 46 है, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब कि ये फाइंड करना हो तो कैसे करोगे? वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एन अननोन कंपाउंड विच हैज कार्बन 52.17%, हाइड्रोजन 13.04% and oxygen which is 34.78%. फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, ये पूछा है और इसका मोलर मास दिया गया है 46। तो आप कैसे करोगे?
ठीक है ना। अगर ये उल्टा उल्टा करके दे दिया तो कैसे करोगे? तो इस चीज को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स फोकस करना यहाँ पे, इस चीज को फाइंड करने के लिए हमें इंपेरिकल फॉर्मूला जो हमने आगे पढ़ा उस कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? उस कंसेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमने परसेंटेज कैसे निकाले, उसके गिवन मास को यहां पे डाला अपॉन इसका टोटल मोलर मास डाला, इनटू 100 किया तो हमें परसेंटेज मिला। तो अगर हमें परसेंटेज ही दिया गया हो तो इस परसेंटेज को यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट को कैसे यहां पे लगाएंगे, जैसे हम मोलिकुलर मास मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलो अब यहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट कैसे लगाएंगे वो यहां पे देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, बारिश बहुत हो रही है आज। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन अ compound percentage of carbon is 37.5%। कार्बन के परसेंटेज 37.5% है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विच इज 12.5% एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 50%। ठीक है, 50% है। फाइंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। हमें इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। इसका मोलर मास दिया गया है। मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 64 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास हमें दिया गया है। ठीक है, इसका फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला में हमें फाइंड करना है। तो वही चीज जो मैंने आगे बताई, ये कंपाउंड क्या है कुछ पता नहीं है, उसका परसेंटेज दिया गया है, उसमें कितने एलिमेंट है वो पता चल गया। कितने हैं? एक तो कार्बन है, एक तो हाइड्रोजन है, एक तो ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन कितना है? 37.5% है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 12.5% है और ऑक्सीजन है 50%। इन सबके परसेंटेज हमें दिए गए हैं। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है वो फाइंड करना है। अब कितने कार्बन है एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं हमें, सिर्फ परसेंटेज दिए गए हैं। ठीक है, तो कैसे करें? उसका मोलर मास यहाँ पे दिया गया, तो आप कैसे करोगे? तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पहले फाइंड करना है, मतलब कि सिंपल रेशियो वाली चीज पहले फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परसेंटेज दिए गए हैं, और परसेंटेज किस पे हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं? तो 100% पे। इनका टोटल करोगे तो 100% ही आएगा। ठीक है, तो पहले तो क्या करो, इनको ग्राम में मान लो, मतलब कि ग्राम मान लो इसको। ठीक है, 100 ग्राम है मान लो कि लेट्स टेक दिस कंपाउंड इज ऑफ 100 ग्राम। मान लो कि ये 100 ग्राम है, 100% है, तो ये मान लो ये कंपाउंड का जो मास है वो 100 ग्राम है। ठीक है, ये मान लो, ये तो मोलर मास है। तो यहां पे कार्बन का मास कितना होगा? 37.5 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 12.5 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना मास होगा? 50 ग्राम। ठीक है, सबके ग्राम हो गए, क्योंकि ये ग्राम है तो ये भी ग्राम हो गए। 16% इन 100%। इसका मतलब अगर मान लो कि हमने 100% को 100 ग्राम ले लिया तो 16% क्या हो जाएंगे? 60 ग्राम हो जाएंगे। 60 ग्राम इन 100 ग्राम। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये तो सभी चीजें क्या है? गिवन मास जैसी है।
दिस ऑल आर थिंग्स, मतलब कि ये जो सभी चीजें हैं, ठीक है, दिस ऑल आर ऑफ गिवन मास, ठीक है, गिवन मास की वैल्यू है। तो गिवन मास है तो हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मोल्स हमें चाहिए, इनको मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो ही सिंपल रेशियो मिलेगा ना, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। अब मोल्स में कैसे करेंगे, कार्बन का मोलर मास कितना है 12 है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 1 है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 16 है। तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहां पे मोलर मास दिए गए, गिवन मास है तो मोल्स फाइंड कर लो। तो कार्बन के क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 37.5 अपॉन 12, ठीक है। यहां पे होंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12.05 अपॉन 01, ठीक है। अब यहां पे होंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 50 अपॉन 16, ठीक है। इतना करोगे तो आपको मोल्स मिल जाएंगे, कितने मिलते हैं देखते हैं, चलो 37.5 बाई 12 विच इज 3.125, यहां पे वैल्यू आ गई 3.125 मोल्स, ठीक है। वापस यहां पे कितना आएगा, यहां पे तो 12 ही आएगा, 12.05 मोल्स, क्योंकि नीचे तो 1 है, और यहां पे क्या आएगा 50/16 विच इज 3.125 मोल्स। चलो, हमें तो सिंपल रेशियो चाहिए था इसलिए हमने डिवाइड किया, लेकिन ये तो डेसिमल में वैल्यू आ गई, ठीक है, डेसिमल में वैल्यू आ गई। यहां पे मोल्स ऑफ कार्बन आया 3.125, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आया 12.5 मोल्स, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आया 3.125 मोल्स। लेकिन ये सभी चीजें तो किसमें है, ये सभी चीजें हैं डेसिमल में। तो हमें सिंपल रेशियो कैसे मिलेगा, तो सिंपल रेशियो हमें ऐसे मिलेगा कि इनमें से जो लोवेस्ट नंबर है, ठीक है, इन तीनों में जो लोवेस्ट नंबर होगा उससे आप डिवाइड कर दो। यहां पे ये बड़ी है, ये तो सेम है, तो इससे डिवाइड करेंगे हम। तो इनको सिंपल रेशियो में डालने के लिए क्या करो, लोवेस्ट नंबर, इनमें से जो भी लोवेस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड कर लो। यहां पे लोवेस्ट नंबर है 2.125, तो यहां पे 2.125 से क्या कर लो, सबको डिवाइड कर लो, कोई एक को डिवाइड कभी मत करना, मैथमेटिकल स्टाफ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे और 1 मोल मिल जाएगा, मतलब कि रेशियो में 1 मोल मिला। यहां पे मिलेगा 4, तो 4 मोल, यहां पे मिलेगा 1 मोल, मतलब कि कार्बन का यहां पे सिंपल रेशियो हमें मिल गया, सबका ही मिल गया, सॉरी, सिंपल रेशियो सबका मिल गया, ठीक है। सिंपल रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कार्बन का 1 है तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4 है तो हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का कितना है 1, तो यहाँ पे 1, सॉरी, ठीक है। ओके, देखना हो तो एक बार देख लो, वैसे तो अंदाजा मेरा बराबर ही है 2.125, ओके बराबर है। चलो, ये जो हमें मिला वो क्या है, सिंपल रेशियो है, क्योंकि अब ज्यादा इसमें से एलसीएम हम, मतलब कि ज्यादा हम इनमें से नंबर अब निकाल नहीं सकते हैं अगर रेशियो डाले तो। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमें मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मोलर मास दिया है इसका, ये कंपाउंड का, मतलब कि ये अभी हम इसका इंपेरिकल मास फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मोलर मास और इंपेरिकल मास का जो रिलेशन है उससे हमें n मिल सकता है, ठीक है। तो इंपेरिकल मास फाइंड कर लो। इंपेरिकल मास कैसे फाइंड करेंगे, इंपेरिकल मास मतलब कि जो सिंपल रेशियो होगा उससे ही करेंगे। C1 है तो 12 इंटू 1, 1 इंटू 4 हाइड्रोजन वाला, 1 इंटू 16, ठीक है। चलो, ये वो सब 12 इंटू 1 के 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 लिखो, 1 इंटू 4 लिखो, सेम ही है, 16 इंटू 1, ठीक है। चलो, 12 प्लस 4 प्लस 16 कितना हुआ, 32 ग्राम पर मोल। चलो, हमें
जो इंपेरिकल मास है मिल गया 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, 32 ग्राम पर मोल हमें इंपेरिकल मास मिला, लेकिन यहां पे मोलर मास दिया गया है 64। तो n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन को डाल के। तो यहां पे इक्वेशन डाल दो, मोलर मास इज इक्वल टू इंपेरिकल मास इनटू n। मोलर मास कितना है 64, इंपेरिकल मास कितना है 32 इंटू n। 32 को यहां पे लेके आओ तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 32 इज इक्वल टू n, क्या होगा n इज इक्वल टू 2। n क्या मिल गया, 2 मिल गया। n की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला है, उसमें n क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मोलेकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। n की वैल्यू हमें चाहिए, n की वैल्यू हमें मिल गई है। इंपेरिकल फॉर्मूला ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये बाकी है, तो पहले n चाहिए तो n मिल गया। अब डाल दो मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C1H4O1 इंटू n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C2H8O2। ठीक है, तो मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H8O2। ठीक है, अगर इसका आप मास निकालोगे ना तो वो 64 ही होगा। ठीक है, देखना हो तो देख लो, 12 इंटू 24, 24 प्लस 8 32। ठीक है, 4 प्लस 8 हाँ 32, और ये 32 डाल दो अब तो 64 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 32 हो जाएगा, सॉरी 24 प्लस 8 32 हो जाएगा। 32 में यहाँ पे 34 डाल दो, 32 डाल दो, सॉरी 32 प्लस 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इंपेरिकल फॉर्मूला को का यूज करके परसेंटेज के वैल्यू दी गई हो तो आप मोलेकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला तो फाइंड कर ही सकते हो, मोलेकुलर मास और इंपेरिकल मास भी फाइंड कर सकते हो। ओके क्लियर। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल जो है वो हमने आगे देखा हुआ था। ठीक है, तो वो हम ज्यादा यहाँ पे देखेंगे नहीं, आगे चलेंगे। ठीक है, ओके, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो अब लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में देखने वाले हैं। स्टोक्योमेट्री के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप पर्टिकुलर रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री कैसे लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स मतलब की क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये सभी टर्म्स के अंदर आप पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर स्टोक्योमेट्री कैसे लिख सकते हो। बट स्टोक्योमेट्री लिखने से पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, देन यू कैन राइट स्टोक्योमेट्री विथ यूजिंग स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को कैसे आपको यूज करना है, क्योंकि स्टोक्योमेट्री जो है या फिर बोल सकते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो आपको पर्टिकुलर रिएक्शन की रेसिपी बताती है कि हम इतने मोल्स अगर कुछ लेंगे रिएक्टेंट, ठीक है, तो कितने मोल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वो सभी चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई हुई है। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि किसी चीज के अंदर रिएक्टेंट कम है, ठीक है, तो क्या होगा और कैसे उसको कैलकुलेशन करते हैं, स्टोक्योमेट्रिक के अंदर कैसे मोल कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, जिसको बोलते हैं LR से बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। जब आप लैब में जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल होंगे, तो वो बॉटल को बोलते हैं रिएजेंट बॉटल। ठीक है, वो बेसिक है, आपको कभी भी पूछ सकते हैं कि इस बॉटल को क्या बोलते हैं, तो रिएजेंट बॉटल बोलते हैं। और जो केमिकल है जो यूज होते हैं वो सभी क्या बोलते हैं, हम रिएजेंट बोलते हैं। इसीलिए यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट बोला गया है। रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं और रिएजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो चीजें यहां पे मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी में एक्सेस रिएजेंट वाली चीज नहीं है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे भी बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं।
आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है, ठीक है, आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है और आप घर पे अकेले हो, ठीक है, आपकी मदर जो है वो कहीं भी मार्केट जाने वाली है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि एक पर्सन के लिए कितनी मतलब कि कितने अमाउंट का मतलब कि टी बनाने के लिए कितने अमाउंट का मिल्क चाहिए और कितने अमाउंट की शुगर चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि आपको इंस्ट्रक्शन में जो रेसिपी बताई है वो रेसिपी में आपको बोला है कि 1% की टी बनाने के लिए 1% की टी बनाने के लिए आपको 1 कप मिल्क चाहिए और आप ले लो 100 ग्राम शुगर चाहिए। मतलब कि 1 कप मिल्क चाहिए और 100 ग्राम शुगर चाहिए अगर आपको 1% की टी बनानी है तो, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1% ही आने वाला था तो आपको इंस्ट्रक्शन मतलब कि रेसिपी इतनी ही मिली थी, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हो गया कि 1% से ज़्यादा आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपके घर जो मेहमान है अराउंड मान लो कि 3% आ गए, तो आपको 3% की टी बनानी है, ठीक है, 3% की टी बनानी है। और अब जब आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में 2 कप मिल्क है और आप बोल दो 2 कप मिल्क है और 200 ग्राम शुगर है, 2 कप मिल्क है और 200 ग्राम शुगर है, ठीक है। या फिर हम ले लेते हैं 1 ही कप मिल्क है तो अच्छा रहेगा, ठीक है, 1 कप मिल्क है और 200 ग्राम शुगर है। तो आप कैसे करोगे कि आप देखोगे कि हमें रेसिपी मालूम है कि 1% की टी बनाने के लिए 1 कप क्या चाहिए, मिल्क चाहिए और 100 ग्राम शुगर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कप टी बना लूँगा, ठीक है, 1 कप टी बना लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास तो बचेंगे 0 कप मिल्क। 1 कप अगर बना ली तो मैं आफ्टर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आफ्टर मेकिंग 1 कप टी, यहाँ पे क्या बचेगा 0 कप मिल्क बचेगा, क्योंकि 1 कप 1% की टी बनाने के लिए तो 1 कप चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 100 ग्राम ऑफ शुगर बचेगी, क्योंकि 100 ग्राम 1% की टी बनाने के लिए चाहिए। मेरे पास तो 200 ग्राम है, लेकिन कप क्या है, 1 ही कप मिल्क है, तो अभी तो मेरे पास 0 कप मिल्क ही बचेगा और 100 ग्राम शुगर बचेगी। तो बिफोर रिएक्शन आपके पास 1 कप मिल्क और 200 ग्राम शुगर था, ठीक है। ये दोनों रिएजेंट बोल सकते हो रिएक्शन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। लेकिन आफ्टर रिएक्शन आपने टी बना ली, उसके बाद 0 कप मिल्क बची और 100 ग्राम शुगर बची, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या कम पड़ गया, 1% की टी बनी, 2% के लिए आप टी बनाना रह गया, ठीक है, रिमेनिंग बच गया। तो यहाँ पे बचा क्या, तो बचा 100 ग्राम शुगर, खत्म क्या हो गया, मिल्क खत्म हो गया। तो इसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और इसे बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो इससे हम डेफिनेशन बना सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की कि इट इज द रिएजेंट which is lesser in amount, so it is completed before reaction completion, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन बनेगी कि ये एक ऐसा रिएजेंट है कि क्या है, लेसर अमाउंट में है, कम अमाउंट में है। जैसे कि ये जितना चाहिए था उतना है नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा है अभी, और ये जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। अब
आपको कोई पूछे कि आपके पास इतनी 1 कप मिल्क था और 200 ग्राम शुगर था, ठीक है, तो आप इससे क्या बोल सकते हो कि आप कितने परसेंट की टी बना सकते हो? तो आप बोल सकते हो कि अगर मेरे पास इतनी चीज है तो मैं सिर्फ 1% की टी बना सकता हूं, क्योंकि 100 ग्राम शुगर तो है लेकिन मिल्क तो है नहीं, तो फिर टी कैसे बनाऊंगा? इसका मतलब है कि पहला पॉइंट जो बोल सकते हो, द प्रोडक्ट इज डिपेंड्स ऑन LR, मतलब कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, हम कितनी टी बना सकते हैं, वो हम मिल्क पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मिल्क क्या है, कम है, तो वैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कम होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज, लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट ओनली इन द केस of 2 or more than 2 reagents। यहां पे reagents बोल दो या फिर reactants बोल दो, ठीक है, सेम ही है। यहां पे मैंने क्या लिखा कि लिमिटिंग रिएजेंट उन्हीं सिचुएशन में हम फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएजेंट हो। अगर अकेला यही होगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएजेंट होने चाहिए तो ही हम लिमिटिंग रिएजेंट उसमें से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे यूज करते हैं वो एज अ एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, और एक एनसीईआरटी का हमारा जो एग्जांपल है वो हम करेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो, अब लिमिटिंग रिएजेंट जो है मैंने आपको आगे बताया, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसमें मैं एक स्टोक्योमेट्री भी यहाँ पे लिखा दूंगा कैसे लिखना है। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसके अंदर N2 जो है और H2 की रिएक्शन हो रही है, जिसके अंदर 2NH3 जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 डालना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ओके, चलो, यहां पे आप देख रहे हो स्टोक्योमेट्री, यहां पे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, ठीक है। यहां पे मैं हाईलाइट करने के लिए लिख लेता हूं 3 है और यहां पे 2 है। तो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? तो यहां पे आप देखो ये और ये क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये सभी जो है वो क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ओके, जो मैंने आपको बताया था। और ये क्या बताते हैं? रेसिपी बताते हैं, ठीक है। रिएक्शन की क्या रेसिपी बताते हैं, देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोल में लिखता हूं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इन टर्म्स ऑफ मोल क्या होगा? 1 मोल N2 है, 1 मोल N2 को 3 मोल्स क्या चाहिए? H2 चाहिए रिएक्ट करने के लिए, जो क्या बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 1 मोल N2 जब 3 मोल्स H2 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि रिएक्शन करेगा, तब 2 मोल्स ऑफ NH3 बनेगा। ये रेसिपी बताता है, ठीक है। अब 1 मोल इन टर्म्स ऑफ, अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं? इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट लिख लेता हूं। चलो, 1 मोल N2 का वेट कितना होगा? N2 मतलब कि 14 है, लेकिन N2 क्या होगा? 28 होगा, और यहां पे 1 है तो 28 इंटू 1 क्या होगा? 28 ग्राम ऑफ N2 को पूरी तरीके से रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम चाहिए? 3 मोल H2 चाहिए, मतलब कि H का एटॉमिक मास 1 है, लेकिन ये तो मोलिक्यूल है, तो क्या होगा? 2 है। 2 इंटू 3 मोल्स कितने हो गए? 6 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। ये प्लस यहां पे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? तो
कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ जो है वो ऑलवेज अप्लाई ऑन वेट, ओके, मास। चलो, जब 28 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा 6 ग्राम ऑफ H2 से, तब 2 मोल्स, इसका क्या होगा, NH3 का 1 मोल क्या होगा, इसका कितना है 14, इसका 3 तो 17, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 17 क्या होगा 34 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है, ओके, इतना ग्राम जो है वो NH3 बनेगा। अगर आपको देखना है तो इस टर्म के अंदर आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगा लो, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, 28 प्लस 6 करो तो 34 ही मिलेगा, ठीक है, इतना क्लियर, ये स्टोक्योमेट्री का यूज था, ठीक है। अब हमें एनसीईआरटी में, जो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वहां पे क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कितने मोल्स हैं, तो 50 kg है, यहाँ पे 50 kg ऑफ N2 दिए हैं हमारे पास और 10 kg ऑफ H2 दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि ये कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, मतलब कि अमोनिया कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना है। तो ये तो वेट है, लेकिन हम कंसेप्ट लगा सकते हैं मोल के अंदर। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, केजी है ना तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो साइड में यहाँ पे कर लेते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये चीज आगे बताई हुई है मैंने। तो ऐसे दो टाइप से हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लेके आओ या फिर 1 kg को वहाँ पे लेके जाओ, ठीक है। हमें चाहिए कि हमें केजी कट करना है, तो ये चीज लेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। तो 50 kg इंटू 1000 ग्राम अपॉन 1 kg, केजी कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। ये मिल गया N2 का, ये मिल गया N2 का। वैसे ही आप H2 का मास निकालोगे, H2 का मास इज इक्वल टू 10 kg इंटू 1000 ग्राम अपॉन 1 kg, केजी कैंसल, 10 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ H2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लो आप 50 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ N2, जो हमें ग्राम में कन्वर्ट किया, 10 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ H2, ठीक है। अब ग्राम में कन्वर्ट हो गए तो मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, गिवन मास है तो मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पे पहले N2 का करते हैं, N2 एक मोलिक्यूल है तो N2 का मोलर मास कितना होगा, 28 होगा, ये हमने डाला हुआ है यहाँ पे। तो मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 50 10⁻³ अपॉन मोलर मास कितना है 28, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे देख लेते हैं हम सीधा कैलकुलेशन, 17.86 10⁻² मोल्स, ठीक है। वापस हाइड्रोजन का करेंगे, मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ अपॉन, अब हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 मोल है लेकिन हमें तो एक ही मोल चाहिए, मोलर मास एक ही का होता है। H2 का मोलर मास क्या होगा 2 होगा, एक का 1 है तो H2 का क्या होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे ही हम कर रहे थे 50 इंटू 10⁻² मोल्स, ठीक है। अब मोल्स मिल गए तो यहाँ पे मोल्स लिख लो, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट या मास मास लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मास लिख लो, वेट नहीं आएगा, मास, ये दोनों, क्योंकि हमने तो सिर्फ केजी को क्या किया, कन्वर्ट किया है ग्राम के अंदर। ये रेसिपी अलग है, ये हमें गिवन है इंफॉर्मेशन में, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, ये देख लेना आप, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कितने ग्राम मिलेगा,
सॉरी कितने मोल मिलेगा, तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ग्राम इजीली रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोल लिख लेते हैं क्योंकि हमने मोल्स वाला कंसेप्ट वो जो है वो फाइंड किया है। 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ N2 और यहाँ पे 50 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ H2, तो वो कितने मोल बनाएगा। अब यहाँ पे फंडा जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट का आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि 28 ग्राम को 6 ग्राम H2 चाहिए, ठीक है। या फिर ये फंडा ये निकाल दो, ये फंडा देखो कि 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए, मतलब कि अगर एक मोलेक्यूल होगा तो उसको 3 मोलेक्यूल H2 चाहिए, 1 मोल को 3 मोल चाहिए। तो इतने को कितने चाहिए, इतने को कितने चाहिए, 17.86 इंटू 10⁻² को 3 इंटू 17.86 इंटू 10⁻² चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, जितने N2 चाहिए उससे 3 गुना H2 चाहिए। तो इतने N2 को कितने H2 चाहिए, 17.86 इंटू 10⁻² इंटू 3, इतने इनसे 3 गुना चाहिए, मतलब कि एक N2 को 3H2 चाहिए, तो 17.86 10⁻² N2 को कितने चाहिए, 3 इंटू 17.86। अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1786 इंटू 3, 17.86 इंटू 10⁻² इंटू 3, इतने क्या चाहिए, H2 चाहिए। तो आप यहाँ पे ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आगे बताता हूँ। 17.86 इंटू 3, क्योंकि वो 10⁻² वाला जाने दो, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 53.58 10⁻² मोल्स होने चाहिए अगर ये चीज करनी है तो, मतलब कि इतने मोलिक्यूल चाहिए तो। लेकिन यहाँ पे तो कम है, देखो 50.10⁻² है, यहाँ पे हमें चाहिए कितने, इसके सामने 53.58 चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम है। अगर यहाँ पे कम है तो कप और चाय वाली चीज आगे मैंने बताई कि ये क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, शुगर है। शुगर ज्यादा है और मिल्क कम है, क्योंकि इसको इसके 3 गुना ज्यादा चाहिए H2, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल को 3 मोल चाहिए, ठीक है ना। तो 3 गुना क्या होता है, 53.58 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 50 है। दैट मीन्स हियर H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, H2 है, ठीक है। तो N2 क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक्सेस रिएजेंट हो गया। चलो अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो आपको मालूम है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा, एक्सेस रिएजेंट तो बता नहीं सकता है, ओके। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे बताएगा, तो हमने बोला था कि 1% की ही टी बनेगी, क्योंकि एक ही कप क्या है, मिल्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास ज़्यादा शुगर है, ठीक है। 100 ग्राम शुगर जो है वो ज़्यादा बच गई थी, लेकिन टी नहीं बन सकती क्योंकि मिल्क ही कम था। तो यहाँ पे हमारे पास H2 ही कम है, तो ज़्यादा NH3 बनेगा नहीं, इसीलिए इस पे ही डिपेंड करेगा। तो स्टोक्योमेट्री का यूज़ करना है कि यहाँ पे ले लो 3 मोल्स ऑफ H2, ये कितने मोल्स बनाते हैं, 2 मोल्स ऑफ NH3 बनाते हैं, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ H2 2 मोल्स ऑफ NH3 बनाते हैं, तो इतने मोल्स कितने NH3 बनाएंगे, 50 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ H2 कितने NH3 बनाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 50 इंटू 10⁻² to 2/3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 इंटू 2/3 विच इज 33.33 को आप करोगे 33.33 इंटू 10⁻²
3 मोल्स ऑफ NH3 बनेंगे। कितने मोल्स ऑफ NH3 बनेंगे? 33 मोल्स ऑफ NH3 बनेंगे। अगर इतना हमारे पास होगा तो ये ज़्यादा बच जाएगा, उससे कोई हमें ये नहीं है, क्योंकि ये कम है तो कम को ही दिखना पड़ेगा। तो इतने मोल्स क्या बनेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 33.33 इंटू 10⁻³ मोल्स NH3 प्रोड्यूस होंगे। अगर इसको हमें मास के अंदर, मतलब कि उसका मास फाइंड करना बोला जाएगा, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 33.33 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू गिवन मास, मतलब कि हमें फाइंड करना है। मोलर मास कितना है NH3 का? 17 है। कितना है? 17 को यहाँ पे लेके आओ, 33.33 इंटू 17 इंटू 10⁻³ गिवन मास। जो भी होगा वो क्या ग्राम में आएगा, ठीक है? 17 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। तो ये हमें ग्राम में भी मिल गया। ओके, क्लियर? समझ में आया? ओके, इतना क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट था लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का, जिसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हमें इतना मिलने के बाद ये फाइंड करना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कि ये एक स्टोकियोमेट्री का यूज करना है कि इतने में इतना मिलेगा तो इतने में कितना मिलेगा, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? इसके जो होमवर्क में जो ये है मैं आपको दे देता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं हम, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब होमवर्क की चीज जो है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूं, परसेंटेज वाली और लिमिटिंग रिएजेंट वाली, ठीक है? आपको सिर्फ फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, वो आप सिर्फ पहले फाइंड करो तो आपको पता चलेगा, नहीं तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। होमवर्क का एग्जांपल है, यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4, ठीक है? सेकंड है परसेंटेज ऑफ Cl इन HCl। थर्ड वन इज परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? देन परसेंटेज ऑफ सल्फर इन CuSO4। फिफ्थ वन इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन CH3COONA, ठीक है? ये जो है आपको परसेंटेज फाइंड करना है। H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है? इसके अंदर आपको अगर मान लो कि ये इसके 80 ग्राम दिए गए हों, ठीक है? 80 ग्राम H2 है और यहाँ पे 71 ग्राम Cl2 है। तो आपको फाइंड करना है कि इसमें से Lr कौन है, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि मोल्स ऑफ HCl कितने फॉर्म होंगे।
ठीक है, पहले स्टोक्योमेट्री लिखना, पहले आपको स्टोक्योमेट्री लिखना है, ठीक है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे लिखना है। यहाँ पे H2 80 ग्राम है, Cl2 71 ग्राम है, ठीक है, क्लियर, ओके, चलो।